वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉब करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग के इलस्ट्रेशन, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम राइट कर लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है स्टेट विथ द रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सारे कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल लॉसेस हैं एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू लॉसेस हैं। ठीक है, तो हमें कैपिटल प्रॉफिट्स एंड कैपिटल लॉसेस एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू लॉसेस को फाइंड आउट करना है ट्रांजैक्शंस के थ्रू। सो ट्रांजैक्शंस हम राइट कर लिए 7 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे है 1 बाय 1। तो चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पर लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 इज सोल्ड फॉर 16,000। ध्यान रहे गुड्स हमारा करेंट एसेट है, ये कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है। ठीक है, आप करेंट एसेट जब बेच रहे हैं उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, अगर उसमें आपका लॉस हो रहा है करेंट एसेट बेचने में तो आपका रेवेन्यू लॉस होगा। वहीं पे आप अगर फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं, आपका अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे, अगर आपका लॉस होता है तो फिर उसे कैपिटल लॉस कहेंगे। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारा गुड्स है, करंट एसेट है। करंट एसेट जो 10,000 का था वो 16,000 में सोल्ड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 6,000 जो हो गया हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, राइट। ओके, देन सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर आते हैं। कैश स्टोलन बाय द कैशियर ऑफ द एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं लिखा गया कि कितना कैश चोरी किया गया है। तो अकाउंटेंट जो है कंपनी का, जो कैशियर है वो खुद कुछ पैसे चुरा लिया है। ठीक है, अब जो खुद पैसे जो चुरा लिया है, आपके कंपनी में जॉब कर रहा है और कुछ पैसे चुरा लिया है, तो अगर वो पैसे मिसिंग हो गए हैं, आपको अकाउंट्स मिल नहीं रहे हैं, तो आप फाइनली क्या करेंगे उस एम्प्लॉयज़ को आप उसके जॉब से फायर कर देंगे। ठीक है, यानी निकाल देंगे। तो बट वो पैसे तो रिकवरी नहीं होंगे, तो ये जो लॉस हो गया हमारा स्टोलन हो गया। ठीक है, एक तरह का लॉस है। ठीक है, बिजनेस के लिए। और कैश भी हमारा जो होता है वो करेंट एसेट होता है। ठीक है, तो करेंट एसेट में जहाँ लॉस होगा तो उसे रेवेन्यू लॉस बोलकर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्या है ना, रेवेन्यू लॉस। ठीक है, ओके। देन थर्ड बीट में आता है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹70,000 हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 55,000 इज सोल्ड फॉर ₹75,000। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में 3 अलग अलग अमाउंट दिए हैं फर्नीचर के ऊपर, राइट। सो फर्नीचर के बेसिस में हम देखते हैं 70,000 उसका कॉस्टिंग प्राइस है। ठीक है, जब आप खरीदे थे तो उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना था 70,000। जैसे ही आप फर्नीचर यूज़ किए तो फर्नीचर कई साल यूज़ होने के बाद उनके वैल्यूज डिप्रिशिएट करते हैं, यानी वैल्यू कमते कमते जाते हैं। तो वैल्यू कमते कमते कितना आ गया, बुक वैल्यू था 55,000। ठीक है, कितने साल के बाद है वो ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं किया गया, ओनली बोलता है कि कुछ साल डिप्रिशिएट हुआ, डिप्रिशिएट होने के बाद उसका वैल्यू 70,000 से आकर 55,000 में पहुंच गया। ठीक है, बट वही फर्नीचर को सेल किया गया कितने में 75,000 में। तो यानी डेप्रिशिएट होने के बाद जिसका वैल्यू 55,000 था उसको हम बेच दिए कितने में ना 75,000 में बेचे। ठीक है, सो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। सो प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 70,000 का कॉस्ट प्राइस था फर्नीचर का और उसे बेचे हैं 75,000 में। तो ये हो गया 75,000 माइनस 70,000 इक्वल्स टू ये हो गया 5,000। सो ये जो 5,000 है ये हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। तो आप फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर अपने आप में फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट होने की वजह से जो ये प्रॉफिट हुआ आपका ये कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि 70,000 का आप फर्नीचर को 75,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 5,000 आपका कैपिटल प्रॉफिट। देन इसी ट्रांजैक्शन में आप बोलेंगे कि 55,000 का क्या रोल है। ठीक है, 55,000 को हम अगर देखते हैं तो इसमें
कैपिटल आपको प्रॉफिट भी दिखाई देगा और रेवेन्यू प्रॉफिट भी आपको दिखाई देगा, दोनों एक साथ है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे है, 70,000 कॉस्ट प्राइस था, अब उसका बुक वैल्यू कितना है, 55,000। सो 70,000 से हम 55,000 को माइनस कर लेते हैं, वैल्यू कितना आता है 15,000। सो ये 15,000 जो है हमारा, ये हो गया हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब हम मशीन खरीदे थे 70,000 में, देन उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक नॉर्मल फिक्स्ड अमाउंट, हमेशा नेट प्रॉफिट बिजनेस से एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, हर बिजनेस के एंडिंग पीरियड में एक छोटा सा अमाउंट फिक्स्ड असेट के ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे कि उस अमाउंट को नेट प्रॉफिट से माइनस करके एक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। जैसे ही उस फिक्स्ड असेट का एक्सपायरी पीरियड कवर हो जाएगा, देन उसके जगह न्यू फिक्स्ड असेट आप खरीद सकेंगे उस अमाउंट से, ठीक है ना। तो इसीलिए हर साल क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट से कुछ अमाउंट को माइनस करके एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है और उस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है उस डेप्रिसिएशन वैल्यू को, ठीक है। सो इस तरह जो डेप्रिसिएशन जो किया गया 70,000 का भी बुक वैल्यू जो 55,000 है, तो यानी डेप्रिसिएशन कितना किया गया था 15,000 ये जो है हमारा बैंक में डिपॉजिट है, ठीक है। सो ये जो डिपॉजिट है ये हमारे लिए प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट। फ्यूचर में फिर इसी रेवेन्यू प्रॉफिट से हम फिर से फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, ठीक है। सो बेसिकली कॉस्ट प्राइस को अगर जब सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं, देन उसका डिफरेंसेस जो होता है कैपिटल प्रॉफिट है। वहीं पर आपका जो डेप्रिसिएशन होता है हर साल, जो अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट के ऊपर और उस अमाउंट को लेकर फिक्स करते हैं एक अकाउंट में, तो जो फिक्स हो रहा है हर साल अमाउंट, और उस अमाउंट को हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। तो वो अमाउंट यहाँ पर कितना है ना 15,000, जैसे कि 70,000 का कॉस्ट प्राइस था और 55,000 उसका बुक वैल्यू है, यानी डेप्रिशिएट होकर वैल्यू अभी कम कर कितना हो गया 55। तो यानी हम बैंक में कितना ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं, 15,000 डिपॉजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक रेवेन्यू प्रॉफिट है, ठीक है। और इसी रेवेन्यू प्रॉफिट से हम फ्यूचर में फिर से फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, ओके। देन यहाँ पे 4 में दिया गया है मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000 इज सोल्ड फॉर 14,000। तो बीट नंबर 4 जो है बीट नंबर 1 का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर गुड्स बेचा जा रहा था 10,000 का 16,000 में, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। 20,000 का मशीनरी को 14,000 में बेच रहे हैं, तो कम प्राइस में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो लॉस कितना हो गया यहाँ पर 20,000 माइनस 14,000 इक्वल्स टू कितना हो गया 6,000। तो ये जो 6,000 हो गया ये हो गया लॉस, ठीक है। अब इसे किस तरह का लॉस हो गया, ये कैपिटल लॉस है, ठीक है। ये कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस यहाँ पर अगर देखेंगे डिफरेंसेस, ये करंट एसेट था, तो ये जो प्रॉफिट हो गया हुआ था यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट था, ठीक है। और वहीं पे एक मशीनरी है तो फिक्स्ड एसेट है, तो इसको जो सेल किए हैं 14,000 में 20,000 इसका कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पे लॉस हो गया। जो लॉस हुआ वो हमारा कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है। कैपिटल लॉस इसलिए हुआ क्योंकि वो फिक्स्ड। देन नेक्स्ट बीट आ गया हमारा बीट 5। यहाँ पे लिखा गया है बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 4,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब एक साल के अंदर 4,000 का आपका बैड डेब्ट हो चुका है। अब वर्ड बैड डेब्ट का मतलब क्या हो गया, आपके बिजनेस में नॉर्मली डेप्टर्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। डेप्टर किसे कहेंगे, मान लीजिए कि आपके कंपनी से किसी ने गुड्स उधार में लिए हैं, ठीक है, तो उसके कुछ पे आपको करना होता है, सॉरी आपके कस्टमर को पे करना होता है। तो कस्टमर पे नहीं किया, उसे उधारी में ले गया, तो वो हमारा डेप्टर है, फ्यूचर में वो हमें पे करेगा। सिमिलरली अगर हम किसी से उधारी में लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, तो वो हमारा
क्रेडिटर होता है, क्योंकि फ्यूचर में हम उन्हें पे करेंगे, ठीक है। अगर जो हमको पे करता है वो हमारे लिए डेप्टर है, हम जिनको पे करेंगे वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो यहाँ पर डेप्टर का मतलब ये हमें पैसे दिया होता है, ठीक है। ये हमारा कस्टमर है, फ्यूचर में हमें पैसे दिया होता, बट वो पैसे नहीं दिया, ठीक है। 4000 रुपीज लेकर देन वो कहीं फ्ली हो गया, यानी गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेप्टर था वो हमारा बैड हो गया। तो पैसे जो देने वाले थे वो कैश था, बट कैश नहीं हमको दिया 4000। सो कैश जो होता है हमारा करंट एसेट, तो इसलिए इसे हमें रेवेन्यू लॉस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैसे हमें नहीं मिला, तो इसे बोलेंगे हम रेवेन्यू लॉस। ओके, देन 6 बीट में लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹30,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹23,000। यहाँ पे लिखा है कि गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गया है फायर के थ्रू, ठीक है, वो भी 30,000 का। तो कंपनी में कई बार गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं फायर के थ्रू, इसलिए क्योंकि कंपनी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन एरिया होता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाते हैं, देन वहाँ पे कुछ सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कंपनी यहाँ कैलकुलेट कर रहा है उसके 30,000 के गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट का चांसेस के जो पॉसिबिलिटीज होते हैं, है ना, उसे हम, है ना, मिनिमम भी कह सकते हैं और मैक्सिमम भी कह सकते हैं, ये अनसर्टन होता है। तो इसलिए कंपनी क्या करता है, अपने गुड्स के ऊपर एक इंश्योरेंस कर लेता है कि अगर इन फ्यूचर कुछ लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से हमारा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस किया गया था गुड्स के ऊपर, जो 30,000 के गुड्स लॉस हुए हैं, बट कंपनी ने एडमिट किया क्लेम 23,000। तो कंपनी एडमिट क्लेम कर रहा है का मतलब कंपनी बोला कि आपका जो 30,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसके ऊपर हम 20,000 आपको पे कर पाएंगे और उससे ज़्यादा नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं वो 100% क्लेम को एडमिट नहीं करते, ठीक है। तो कई ऐसे कंपनीज होते हैं, बहुत रेयर कंपनी, जो 100% आपका रिकवरी वहाँ से हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज जो होते हैं लेस अमाउंट देते हैं, ठीक है, जैसे कि 70% 80% क्लेम को रिकवरी करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर हमारा 30,000 का डिस्ट्रॉय हुआ, बट इंश्योरेंस कंपनी हमको दिया है कितना, 23,000। तो लॉस हो गया हमारा कितना, 7,000 का, यानी 30,000 माइनस 23,000 इज इक्वल टू 7,000। सो 7,000 जो ये हमारा लॉस हुआ है, ये हमारा हो गया रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस इसलिए लिखा है क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, गुड्स करंट एसेट है, तो करंट एसेट में जो लॉस आ गया 30,000 का हमारा गुड्स था, बट कंपनी ने हमको 23,000 दिया, यानी 7,000 का हमारा लॉस हो गया। तो ये हमारा रेवेन्यू लॉस है। देन हम लास्ट बीट की ओर आते हैं। लास्ट बीट में यहाँ पे लिखा है शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹5 लाख वेर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10,000, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि शेयर मार्केट में कंपनीज क्या करते हैं, सारे पैसे अपने हैंड से इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, तो अपने शेयर को भी इशू करते हैं। शेयर इशू करने का मतलब हो गया, एक सर्टिफिकेट होता है कंपनी जिसे इशू करता है, पब्लिक उसे परचेस करते हैं, देन पब्लिक परचेस करने के बाद उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक जब परचेस करते हैं तो कुछ स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों के ऊपर कि किसके पास कितना कैपिटल है, उस हिसाब से वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और उसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि जो लोग इन्वेस्ट किए हैं वो उस कंपनी का क्या खरीद रहे हैं, ना शेयर को परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली तो शेयर्स यहाँ पर बेचे गए हैं, 5 लाख रुपीज के इशू करे गए हैं, बट जो 5 लाख के शेयर बेचे गए हैं उन्हें डिस्काउंट में बेचा है कंपनी। मान लीजिए कि कंपनी का डाउनफॉल बहुत हो रहा है, उसके शेयर बाजार में बिक नहीं रहे हैं, ठीक है, उसके शेयर कोई खरीद नहीं रहा है, उसके कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट हो गया हमारा, देन इसे हम कैपिटल लॉस करेंगे। कैपिटल लॉस इसलिए बोलेंगे क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, ठीक है। तो शेयर्स नॉर्मली फिक्स्ड एसेट होते हैं, देन उनमें जो लॉस होगा, डिस्काउंट का मतलब हो गया क्या, कंपनी को पैसे मिलेंगे नहीं, तो एक तरह का ये लॉस है।
तो इसे हम कहेंगे कैपिटल लॉस ऑफ ₹10,000। अब कंपनी अगर 10,000 लॉस कर लेता है तो कंपनी को मिलता कितना है? 55 लाख का शेयर है और उसमें 10,000 डिस्काउंट हो गया यानी माइनस हो गया। अब इन्वेस्टर 10,000 नहीं देंगे, माइनस करके देंगे तो कितना देंगे? 4,90,000। ठीक है, कितना देंगे? 4,90,000। तो ये 4 लाख जो 90,000 है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है कंपनी से शेयर खरीदे हैं वहां पे लिखा है कि वो 5 लाख का परचेस कर रहे हैं, बट वो पेमेंट कितना किए हैं? 4,90,000। यानी कंपनी रिसीव किया है पेमेंट कितना? 4,90,000, बट शेयर इशू किया है कितने का? ना 5 लाख का। सो जो 10,000 डिफरेंसेस है वो हो गया कैपिटल लॉस। बाकी जो है ना 4,90,000 कंपनी को मिलेगा उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीव, क्योंकि कंपनी इस अमाउंट को इन्वेस्टर से रिसीव कर रहा है, राइट। सो हम इलस्ट्रेशन 4 को कवर कर लिए हैं। बोर्ड में स्पेस इनसफिशिएंट है, देन स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर आते हैं, राइट। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। इससे पहले हम जितने सारे इलस्ट्रेशंस देखे उनमें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दिए गए थे, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन्स स्टडी करना है, देन आप जान पाएंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन्स में कौन से आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं या फिर प्रॉफिट में आते हैं या फिर कैपिटल प्रॉफिट में आते हैं या फिर कैपिटल लॉस में आते हैं। ठीक है, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 करके स्टडी करना है। तो ये लास्ट इलस्ट्रेशन है और इसमें 5th बीट है। फर्स्ट बीट में मेंशन किया गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ₹5,000 वाज इनकर्ड बिफोर यूजिंग ए सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली। ठीक है, तो आप सेकेंड हैंड कार परचेज किए हैं रिसेंटली, ठीक है, और उसके रिपेयर में 5,000 खर्च हो रहा है। देखिए, सेकेंड हैंड कार जब हम खरीदते हैं ना तो नॉर्मली सेकेंड हैंड कार में कुछ फॉल्ट होता है और उसे कार को रिपेयर करते हैं मैकेनिक, कुछ चार्ज उसमें इनकॉर्ड करता है। ठीक है, तो कुछ चार्ज अगर जब उसमें लगता है तो उस चार्जेस को हमें पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका जो हो गया सेकेंड हैंड कार जो है फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट जो है आपका अनफिट है, उसे फिट करने के लिए आप रिपेयरिंग चार्जेस 5,000 पे कर रहे हैं। वो जो रिपेयरिंग 1,000 है आपके सेकेंड हैंड कार के कॉस्ट के साथ ऐड किया जाएगा, तो ये इसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों ना, आपके फिक्स्ड एसेट जो अनफिट था उसे फिट करके रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस ऐड होंगे वो होंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन सेकंड में दिया है फर्नीचर एट बुक वैल्यू। फर्नीचर एट बुक वैल्यू ऑफ ₹2,000 was sold for a sum of ₹1,500। ठीक है, कहता है कि फर्नीचर यहाँ पर बुक वैल्यू जो दिया गया है 2,000 है, बट उसे सेल किया गया है कितने में? 1,500 में, यानी लॉस हो गया है 2,000 का बुक वैल्यू और उसे सेल किया गया है 1,500 में। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या हो गया? ध्यान रहे, कहीं भी अगर ट्रांजैक्शन में मेंशन किया गया है बुक वैल्यू तो जान जाएंगे वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। यानी आप फर्नीचर जब भी खरीदे थे तब उसके कीमत कुछ और थे, ज़्यादा थे। ठीक है, देन हर एवरी ईयर उसके वैल्यू डाउन होते होते चले गए। ठीक है, और जितने साल वो डाउन होते हुए जाएंगे हर साल में उनका एक वैल्यू मेंशन किया जाता है, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर उसका बुक वैल्यू जो था मशीन का फर्नीचर का वो कितना था? 2,000। ठीक है, बट उसे जब सेल करने गए तो उससे 1,500 में सेल कर पाए। ठीक है, क्योंकि परचेस जो किए वो ज़्यादा चार्जेस नहीं दे पाए तो इसलिए हमें लॉस में बेचना पड़ा, 1,500 में सेल कर दी। तो यहाँ जो 1,500 में सेल किए हैं इसे हम कहेंगे रेवेन्यू लॉस। 2,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 500। तो 2,000 से 1,500 माइनस करते हैं, जो 500 डिफरेंसेस आता है वो हमारा होता है रेवेन्यू लॉस होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज करता है। क्वेश्चन ये है कि फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट होता है। नॉर्मली प्रीवियस क्लास में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्नीचर, मशीनरी, इन तरह की चीज़ें जो होते हैं वो फिक्स्ड एसेट होते हैं। ठीक है, और उनके सेल में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो तो उसे कैपिटल लॉस या फिर कैपिटल प्रॉफिट बोलकर कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पर वो रेवेन्यू
लॉस कैसे हो गया? देखिए नॉर्मली कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर फर्नीचर आप खरीद रहे हैं और फर्नीचर को ही बेच रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर एज ए गुड्स इन योर कंपनी, ठीक है। फर्नीचर को खरीद रहे हैं और फर्नीचर का ही आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, फर्नीचर आपका करंट एसेट होगा, ठीक है। बट यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में एक्चुअली कंफ्यूजन क्या है ना, इस ट्रांजेक्शन में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि फर्नीचर करंट एसेट है या फिर फिक्स्ड एसेट है। बट आप जब फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि जो फर्नीचर है वो फिक्स्ड एसेट है या फिर करंट एसेट है, ताकि आप इजीली उसे फाइनल अकाउंट में एंट्री कर पाए, राइट। देन सेकेंड सेंटेंस में लिखा है नाउ फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹5,000 परचेज्ड ऑन व्हिच ए सम ₹100 वाज इनकर्ड फॉर कार्टेज। फिर बोलता है कि एक नया फर्नीचर खरीदा गया। जब नया फर्नीचर खरीदा गया है वो नया फर्नीचर भी हमारा 5,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्नीचर है ये फिक्स्ड एसेट है, मेंशन नहीं किया गया है तो कंफ्यूजन है। तो आप जब फाइनल अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट है, सॉरी जो हमारा फर्नीचर है, न्यू फर्नीचर खरीद रहे हैं वो फिक्स्ड एसेट है, वो 5,000 का है। और उसे परचेस करने के बाद जो उसे आप कंपनी तक लाने में जो किराया लगता है यानी कैरेज चार्जेस लगता है, जिसे हम कार्टेज कहते हैं, ठीक है, वो 100 रुपीज एक्सपेंसेस किया गया है। तो ये 100 रुपीज उसमें ऐड होगा फिक्स्ड एसेट के साथ, तो इसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो 100 रुपीज है ये क्या है? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ओके। देन थर्ड बिट में दिया गया है कॉस्ट ऑफ ₹20,000 वाज इनकर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना? 20,000 वाज इनकर्ड फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड री इंस्टॉलिंग ए प्लांट, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि कुछ वर्ड है यहाँ पर जैसे कि डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, री इंस्टॉलिंग ए प्लांट। प्लांट अब हमारा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट को डिसमेंटल कई बार किया जाता है, जैसे कि मान लें कि आपके प्लांट के कुछ हिस्से खराब हो गए थे, देन आप उसे डिसमेंटल कर दिए, ठीक है, आप उसे तोड़ दिए, ठीक है, और उसके जगह नए प्लांट आप जो है सेटअप किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है ना 20,000 जो खर्च हो रहा है वो डिसमेंटलिंग में हो रहा है, रिमूविंग में हो रहा है और री इंस्टॉलिंग में हो रहा है। तो इन तरह के खर्च को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि प्लांट के मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया जा रहा है, यानी ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। तो प्लांट के जो मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं, प्लांट फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट के मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। याद रहे कि जब हम मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, अब मेंटेनेंस कॉस्ट में रिपेयर हो कुछ भी हो तो सारे के सारे रेवेन्यू है। बट वही फिक्स्ड एसेट जब आप सेकेंड हैंड कार जैसे हम यहाँ खरीद रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम सेकेंड हैंड कार खरीद रहे थे, वहां पर रिपेयरिंग चार्जेस था, बट उस रिपेयरिंग चार्जेस को हम कैपिटल एक्सपेंसेस करके कंसिडर किए, क्योंकि वो सेकेंड हैंड कार एक एसेट था और वो फिट नहीं था, ठीक है। अगर आपका एसेट फिट है, मार्केट में रन कर रहा है, उसके बाद भी उसमें कुछ रिपेयरिंग चार्जेस लग रहा है, ऑयलिंग ग्रीसिंग में कुछ खर्च हो रहे हैं, देन वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है रेवेन्यू कॉस्ट होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अगर फर्स्ट न्यूली परचेज किए हैं किसी फिक्स्ड एसेट को, चाहे वो सेकंड हैंड हो या फिर फर्स्ट हैंड हो, अगर उसके रिपेयरिंग में कोई कॉस्ट लगता है देन उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है, ओके। देन 4 बिट में यहाँ पे लिखा है ₹2,000 इनकर्ड फॉर पेंटिंग द फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री को पेंटिंग करने के लिए 2,000 रुपीज खर्च हुए हैं, यानी फैक्ट्री में सीलन आ चुका था तो उसे रिकलर किया गया है, ठीक है, पेंटिंग दोबारा से किया गया है। तो ये फैक्ट्री का नॉर्मली मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। अब फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री आपका फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगेंगे उसे हम क्या कहेंगे? न रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, कब होता? अगर जब आप एक प्लांट खरीदे हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री खरीदे हैं, न्यूली खरीदे हैं या फिर सेकेंड हैंड खरीदे हैं और वो प्लांट रेडी नहीं है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है,
तो उस टाइम में अगर जब आपके कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं रिपेयर करने में तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे। बट वंस आपका फिक्स्ड एसेट रनिंग है, ठीक है, उसके बीच में ड्यूरेशन पीरियड में अगर जब आपका कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है तो रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में खर्च हो रहे हैं तो वो हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट बीट आ रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस incurred for formation of a new company ₹5000। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा हो रहा है, जैसे कि अभी मैं बोला था कि स्टार्टिंग में अगर जब है ना आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तब उस स्टार्टिंग पीरियड में जो आपके खर्च होते हैं उस खर्च को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस कहेंगे। वंस आपका बिजनेस रन कर रहा है उसके बीच में अगर कुछ आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी क्लियरली मेंशन किया है, यानी स्टार्टिंग पीरियड में एक्सपेंसेस लगा है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी, नया कंपनी सेटअप करने के लिए हमें 5000 का खर्च लगा है, ठीक है। सो ये 5000 जो है चार्जेस, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये थे इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास के सारे इलस्ट्रेशंस को हम कवर कर लिए हैं। देन नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट क्लास में जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कैसे फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हमारे वीडियो नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएँ, देन उन्हें घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ और उन्हें हेल्पफुल हो पाए, राइट। हैव अ गुड डे।